हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। आज हमारा 8वां सेट है और इससे पहले 7 सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने थियोरी की क्लासेस भी आपकी करवाई हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाकर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 70th क्वेश्चन, ये कल की क्लास में हमने लास्ट में ये क्वेश्चन कर लिया था। तो आज की क्लास में हम यहाँ से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे, जैसे कि सारी प्रीवियस वीडियो में समझा था। एंड यस, आप लोगों को क्लासेस भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित मतलब होता है कि बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है। तो इनमें से कौन से व्यवहार से शिक्षिका को पता चलेगा कि वो बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना। दूसरा है सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना। तीसरा है बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्रों को तुरंत पूरा करना। और चौथा है पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। तो आप लोग आंसर तक पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि दृष्टिबाधित जो बच्चा होगा उसके साथ क्या चीज़ें होंगी, पढ़ने में चुनौती महसूस करेगा। उसके लिए पढ़ना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क लगेगा, क्योंकि दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं पाता है, तो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। साथ में पढ़ते समय आंखें मिचकाना, मिचकाना मतलब होता है जब कभी कभी होता है ना, हमारी आइज़ में कुछ चला जाता है तो हम उसको छेड़ते हैं सही करने के लिए, तो वही चीज़ें होती हैं। तो पढ़ते समय बच्चा वही करेगा अपनी आइज़ के साथ। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता है। बाकी के जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, श्यामपट्ट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना, जो बच्चा बहुत दूर से श्यामपट्ट को पढ़ ले रहा है वो दृष्टिबाधित थोड़ी है, उसके अंदर तो देखने की पावर नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही देखिए सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को चुनना, सूक्ष्म जानकारी में पढ़ना बहुत अच्छे से होता है, और अगर बच्चा ये चुन रहा है तो इसका मतलब वो दृष्टिबाधित नहीं है। थर्ड है बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्रों को तुरंत पूरा करना, यानी कि कुछ ऐसे कार्यपत्र हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें छोटा छोटा सा लिखा है, बारीक लिखा हुआ है, उसको भी बच्चा पढ़ ले रहा है, दैट मीन्स वो दृष्टिबाधित नहीं है। तो दृष्टिबाधित बच्चा कौन होगा, पढ़ने में जो चुनौती महसूस कर रहा है और पढ़ते समय आंखें मिचका रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने थियोरी की क्लासेस नहीं भी अटेंड करी है ना, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीडीपी में, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। नेक्स्ट है मेधावी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला है कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देशन और विस्तृत दिशा निर्देशक देना। दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम का सख्ती से अनुसरण करना। तीसरा है मानकीकृत आकलन युक्तियों का प्रयोग करना। और चौथा है मध्यम से उच्चतर स्तर के चिंतन वाले कार्यकलाप देना। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ें समझाई हुई थी। क्या समझाई हुई थी, जहाँ भी आपको दिख जा रहा है कि बच्चों को सख्ती से उनको लिया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है सख्ती के साथ, कठोर अनुशासन का यूज़ किया जा रहा है, या फिर दंड देना, मारपीट, ये चीज़ें आपको जिस भी ऑप्शन में दिखेंगी फ्रेंड्स, वो आपका बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्धारित पाठ्यचर्या का सख्ती से अनुसरण करवा रही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा डर के मारे उस चीज़ को पढ़ेगा, ना कि अपनी रुचि से पढ़ेगा, तो ये ऑप्शन बाहर। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए मानकीकृत आकलन युक्तियों का प्रयोग करना, जहाँ भी आपको दिख रहा है मानकों का प्रयोग करना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जहाँ भी ग्रेड दे दिए जा रहे हैं बच्चों को, ABCD में डिवाइड किया जा रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी नेगेटिव होती हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एक बच्चा है जिसको आपने A ग्रेड दे दिया और एक बच्चा है जिसको आप C ग्रेड दे रहे हैं। अब जब ये दोनों आपस में बातें करेंगे तो जिसको A ग्रेड मिला है वो C ग्रेड वाले को बोलेगा, देखो मुझे तो A ग्रेड मिला है। इससे क्या होगा, ये जो बच्चा है जिसको C ग्रेड मिला है इसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी स्कूल में नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी दूसरे बच्चे के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, बच्चों को कंपेयर करके उनका मोरल डाउन हो जाता है इसी वजह से। तो मानकीकरण, जहाँ भी आपको मानकीकृत या मानकीकरण मिल जाएगा ना, स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो आकलन जो है आपका टेस्ट जो है वो कभी भी मानकीकृत नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जा सके।
ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देशन और विस्तृत दिशा निर्देशक देना। जी नहीं, आप उनको निश्चित निर्देशन नहीं देंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, मेधावी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देंगे, क्योंकि वो बच्चा है मेधावी, ठीक है, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। तो आप क्या करेंगे, मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले काम उसको देंगे, क्योंकि उसका जो लेवल है वो उच्च है, ठीक है। तो उसको अपने से ऊपर लेवल की चीज़ें करने को देंगे। जैसे क्लास में सभी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड आप कह सकते हैं उनको, ठीक है, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। तो उनको जो है नॉर्मल बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने को दी जाती हैं। तो यही है कि मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्य उनको दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चों से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए समावेशी कक्षा क्या होती है, मैंने आपको समझाया भी था। समावेशी कक्षा मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है। वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सी कैटेगरी का है या कौन से एनवायरनमेंट से आया है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, इन सभी को रखेंगे साइड में और सभी बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देंगे समावेशी शिक्षा में। इसीलिए इसका नाम रखा गया है समावेशी शिक्षा, सभी को समान रूप से शिक्षा देना, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके सेम एजुकेशन देना, यही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम पूछा है तो वही बात है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एज अ टीचर आपको किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, ये आपसे पूछा है। पहला है नैदानिक नामीकरण। देखिए जहाँ भी आपको नामीकरण दिख जाए, ठीक है, वो आपका हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर लेबल लगा दिए जाते हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे कह दिया जाएगा ये फर्स्ट आ गया, दूसरा बच्चा सेकंड आ गया, तीसरा थर्ड आ गया। अब क्लास में जो बच्चे कुछ नहीं आए हैं उनका क्या होगा, उन्हें अच्छा लगेगा बताइए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, मोरल डाउन होगा, ना पढ़ने का मन करेगा उनका। तो नामीकरण वाली चीज़ें कभी भी लेबल नहीं करना बच्चों को, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया बाहर। नेक्स्ट है यथोचित समायोजन। थर्ड है बच्चों का पृथकीकरण। देखिए ये भी एकदम नेगेटिव हो गया, बच्चों का पृथकीकरण, बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि समावेशी शिक्षा में अगर आप बच्चों को ABCD ग्रेड दे रहे हैं तो मोरल डाउन हो रहा है, फिर वो समावेशी कक्षा थोड़ी रही। समावेशी कक्षा में तो एक समान रूप से एजुकेशन दो, सभी बच्चों को एक समान रूप से ट्रीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर है बच्चों का पृथकीकरण। पृथकीकरण मतलब होता है सेपरेट कर देना बच्चों को, सेपरेशन, अलग अलग। जैसे कह दिया कि लड़कियों का अलग ग्रुप बना लेते हैं, लड़कों का अलग ग्रुप बना लेते हैं, इस तरीके से भी बच्चों को जो है पृथक नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है। जैसे आप कहते हैं ना, क्लास में देखा होगा आपने, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि क्लासरूम में 2-4 बच्चों का नाम लेते हैं, वो हमेशा उन्हीं बच्चों का नाम लेंगे क्योंकि वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। यही होता है बच्चों को अलग अलग करना, फिर बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बच्चों का कभी भी पृथकीकरण नहीं करना है और नामीकरण भी नहीं करना है, ठीक हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज द प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जा रहे हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर कभी भी पैदा नहीं करनी है। ऐसे कंपटीशन से क्या होगा, जो बच्चे उस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे उनका मोरल डाउन होना ही है, उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें, कंपटीशन जैसी चीज़ें, बच्चों को एक दूसरे के साथ आप कंपेयर नहीं करेंगे, ये सब आपका नेगेटिव होता है। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा बाहर। तो अब ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन 2 यथोचित समायोजन, ठीक है। यानी कि समायोजन, सभी बच्चों को समायोजन कर लेना, एक साथ मिला करके बच्चों को एजुकेशन देना, ना लड़के लड़की हो करके भेदभाव करना है, ना ही सब्जेक्ट वाइज भेदभाव करना है कि मैथ्स में ये बच्चा अच्छा है ये नहीं है, साइंस में ये अच्छा है ये नहीं है, इस तरीके से भी नहीं करना है। यानी कि अलग थलग नहीं करना है, समायोजन करना है। चाहे बच्चे कैसे ही भी हों, कैसे भी बैकग्राउंड से आए हों, आपको उनको एक साथ लेकर चलना है, समायोजित करना है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखिए अधिगम की प्रोसेस क्या होती है,
वो सब मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, अभी डिटेल में भी समझाऊंगी। तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, दूसरा है अधिगमकर्ताओं की आयु, और तीसरा है अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, और चौथा है अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अधिगम मतलब होता है आप जो चीज़ सीख रहे हैं, सीखने में कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी, आपसे ये पूछा है। आप खुद बताइए, क्योंकि अभी भी तो आप सीख ही रहे हैं, है ना? वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे होंगे, तो सीख रहे हैं, यही आपकी अधिगम की प्रोसेस है। तो अधिगम की इस प्रोसेस को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी? इनमें से सबसे पहला अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, जी हाँ, एप्टीट्यूड बच्चे का प्रभावित करेगा। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की आयु, बिल्कुल ये भी प्रभावित करेगा, क्योंकि देखिए जैसे बच्चा 2nd क्लास में है और अगर आप उसको 4th क्लास की चीज़ें पढ़ाने लगे तो बच्चे के दिमाग में नहीं आएंगी भाई, क्योंकि उसकी एज अभी 2nd क्लास की जितनी है। तो आयु तो मैटर करेगी ही करेगी। अदरवाइज़ एक जो 10 साल का बच्चा है उसको हम कॉलेज में क्यों नहीं डाल देते हैं? इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उसकी एज नहीं हुई है। कॉलेज का जो कॉलेज में नॉलेज दी जाती है उस नॉलेज को ग्रैब करने की एज अभी बच्चे की नहीं हुई है, इसीलिए उसको छोटे स्कूल्स में डालते हैं। क्लास 1st में डालेंगे, 2nd में डालेंगे, 3rd में डालेंगे, तो लेवल बाय लेवल उनका लेवल बढ़ता रहता है। इसका रीज़न यही होता है कि जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस है वहाँ पर एज जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। 3rd है आपका अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, बिल्कुल ये भी प्रभावित करती हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है? टीचर जिन टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है अधिगम की प्रोसेस में। कैसे? देखिए, अब जो आपकी शैक्षिक तकनीकें होती हैं यानी कि मेथड्स होती हैं, टीचिंग मेथड्स, वो सब मैं आपको थियोरी की क्लासेस में भी करवा चुकी हूँ। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है, बच्चों को डेमो करके दिखाया जाता है। जैसे लेक्चर मेथड होती है, बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे एनालिसिस मेथड होती है, सिंथेसिस मेथड होती है, काफ़ी सारी टीचिंग की मेथड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेमो करके पढ़ना पसंद होगा तो आप उनको डेमो के थ्रू पढ़ाओ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उन्हें लेक्चर मेथड से पढ़ाओ। तो ये जो मेथड्स होती हैं टीचिंग की, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें होती हैं, ये अधिगम की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे को उसकी नीड और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को एक ही मेथड से आप पढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को एक जैसे ही पढ़ना पसंद हो। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उन्हें आप एक बार कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उन्हें वो चीज़ समझ में आ जाती है। अब वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 2-3 बार उस टॉपिक को वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिमाग का खेल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ टीचर को करना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखता है ना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हर बच्चे का, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा सही होता है। कहने का मतलब है बच्चा जिस समाज से आता है, जिस संस्कृति में वो रहता है, जो उसके आसपास के लोग हैं, उसका भी अधिगम की प्रोसेस में इम्पैक्ट पड़ता ही है। जैसे आपने देखा ही होगा, बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में क्या होता है, उसके क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो वो उसके लिए एक समाज का काम करता है, कम्युनिटी है। और जब वो घर पे जाता है तो उसकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी एक कम्युनिटी है। अब समाज का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तभी वो समाज कहा जाएगा, जी नहीं। समाज मतलब एक छोटा सा, आपकी जो फैमिली है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है समाज वाली चीज़ें। तो बच्चा जब छोटा है तो उसके लिए फैमिली के अंदर अगर 4 लोग भी हैं तो वो भी उसके लिए एज अ सोसाइटी काम करेंगे। तो उस सोसाइटी से जो चीज़ें वो सीख रहा है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चा अपनी सोसाइटी से ही सीखता है। तो सोसाइटी का और जो संस्कृति है उसका अधिगम की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर A, B, C, D चारों ऑप्शन आपके एकदम सही हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ABCD तो आपको दिख ही रहा है ऑप्शन 4, तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। अब देखिए, एक तो होता है खाली अधिगम जिसे हम कहते हैं सीखना, और एक होता है फ्रेंड्स अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं, उसकी मीनिंग को भी समझना, वो होता है आपका अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है।
तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा है बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि अगर देखिए जब टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो स्टूडेंट के द्वारा टीचर से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि सर या मैम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप दोबारा से बता दीजिए। तो बच्चों को कभी भी सवाल पूछने की अनुमति देनी है, और यहाँ पर लिखा है कि अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो ये बाहर हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक उनके मन की हेजिटेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इवन हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई हो, जिन लोगों ने ऐसे स्कूल में पढ़ा होता है जहाँ पर उनको आगे मंच में आकर कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहा जाता, तो बड़े होकर उन बच्चों के मन में एक हेजिटेशन होती है। अगर उन्हें किसी बड़े लेवल पर कोई लेक्चर देना होगा ना, 4 लोगों के सामने भी, जैसे आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, अगर वहाँ पर 10-12 लोग हैं तो उनके सामने आकर अगर आपसे बोलने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हेजिटेशन होती है। और वो जो हेजिटेशन होती है ना, वो स्कूल से ही ख़त्म करनी होती है। और वो ख़त्म कैसे होगी? जब आप बच्चों को अवसर देंगे। किस तरीके के अवसर देंगे? क्वेश्चन पूछने के अवसर देंगे। वो आप खुद बोलेंगे बच्चों को एज अ टीचर कि बच्चों जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए। या फिर कभी कभी आप कंपटीशन वगैरह करा रहे हैं, नॉर्मल कंपटीशन, ठीक है, जहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ से उनकी हेजिटेशन ख़त्म होती है। तो इसीलिए सवाल पूछने की अनुमति बच्चों को होनी चाहिए, और यहाँ पर नहीं होनी चाहिए लिखा है, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको भी इंक्लूड करना है टीचिंग में। अब देखिए आपको पता ही होगा, आपके साथ भी सभी के साथ ये चीज़ हुई है, जब आप छोटे थे तो स्कूल जाने से पहले आप घर से बोलना सीख गए, बिना किसी ग्रामर रूल को पढ़े हुए, बिना किसी चीज़ों को रटे हुए। आपने वो कैसे सीखा? आपने देखा कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं इमिटेशन के थ्रू, अनुकरण, इसे हम नकल करना भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बच्चे के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इन अनुभवों को आप शिक्षण की प्रोसेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समाहित करेंगे, ठीक है, ना कि इनको नेगेटिवली लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा, और ये आपको दिया है ऑप्शन 1 में ए और बी सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालयी स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पहले तो आप समझिए, अधिगम की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ तो बच्चों से होंगी ही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे भगवान हैं, एक बार आपने उनको पढ़ाया और उन्हें सब समझ में आ गया, वो त्रुटि नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये चीज़ें तो इवन जो अडल्ट होते हैं उनके साथ भी होता है कभी कभी, है ना। जैसे अभी मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, और आप जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। तो जो ये त्रुटियां होती हैं बच्चों के द्वारा की जाती हैं अधिगम की प्रोसेस में, इनको हम पॉजिटिव मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये अच्छा है, बच्चे त्रुटियां कर तो रहे हैं कम से कम, फिर उन त्रुटियों के माध्यम से उनको सही चीज़ सिखाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें यही पूछा है कि अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है तो एज अ टीचर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला है, विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। दूसरा है, किसी सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देने चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना करें। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो एकदम नेगेटिव है। कौन कौन से? पहला है, विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। देखिए तुरंत संशोधित नहीं करना है, पहले आप क्या करेंगे, पहले बच्चों से कहेंगे कि जिस बच्चे ने त्रुटि करी है कि देखिए आपने ये त्रुटि करी है, आप इसको पहचानो। उसके बाद उस त्रुटि को सुधारने का मौका बच्चे को देना है ताकि वो खुद ही उसको सुधारने की कोशिश करे। तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है तुरंत संशोधित करेंगे, जी नहीं। सेकंड है, किसी सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहेंगे। अगर आप सहपाठी को ही विद्यार्थियों की त्रुटि संशोधन के लिए कह रहे हैं तो फिर स्कूल में टीचर का काम ही क्या है, बताइए।
अध्यापक का काम ही क्या है? अगर बच्चों की त्रुटियां सॉल्व करने का काम आप उनके सहपाठियों को, क्लासमेट्स को दे रहे हैं, तो टीचर का क्या काम है? ये ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया, सहपाठियों को कभी नहीं कहना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना है। देखिए, शर्मिंदा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों को शर्मिंदा कर देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ें इवन आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, क्योंकि सभी के साथ होती हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं स्कूल में, हमें इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसा रिएक्ट हमारे साथ टीचर करते हैं, वो चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो टीचर ने कभी भी बच्चों को एक दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं करना है, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, वही बच्चे उनको चिढ़ाएंगे, कहेंगे कि देखो तुम तो शर्मिंदा हो गए थे, टीचर ने तुम्हें शर्मिंदा करा दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता है। इस तरह की हीन भावनाएं, नेगेटिव चीज़ें बच्चों के मन में आ जाती हैं, इसलिए शर्मिंदा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैसे? देखिए, विद्यार्थियों को आप स्वयं की त्रुटियों को पहचानने के लिए कहेंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि देखिए आपने कौन कौन सी त्रुटियां करी हैं, खुद ही पहचानेंगे बच्चे, और उन त्रुटियों पर बच्चों को ही काम करने के अवसर देंगे, ताकि बच्चे खुद ही अपनी त्रुटियों को सुधार सकें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या दर्शाता है? बताइए क्या दर्शाता है? नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, अधिगम असहायता, नियंत्रण के बाह्य कारक, या फिर उसका अपनी योग्यता में अविश्वास। तो देखिए, विद्यार्थी गणित में होशियार समझती है खुद को, और परीक्षा में कम अंक के लिए परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। दैट मीन्स उसमें क्या है? आंतरिक केंद्र और कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, ठीक है। आंतरिक केंद्र है खुद के अंदर, ये चीज़ें इसमें गणित में, क्योंकि वो खुद को होशियार खुद ही समझ रही है, और परिश्रम मैंने नहीं करा, इस चीज़ को वो जिम्मेदार मान रही है कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो ये नियंत्रण का आंतरिक केंद्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनिए, बताइए होती है या नहीं होती है। पहला है हाँ, भय एक उम्दा अभिप्रेरक है और अध्यापक को उसका बारंबार प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसका मैं आपको सीधे सीधे राइट आंसर बताते हुए चलती हूँ। ये जो भय जैसी चीज़ होती है ना, डर जैसी चीज़, ये नेगेटिव होती है, इसकी कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी कि जो पढ़ाई में मन है बच्चे का, वो हट जाएगा, और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। और साथ में अगर वो डर के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि डर के साथ पढ़ने पर उनकी पढ़ाई में रुचि होगी ही नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा सीधा। ये आपका एजर्सन रीजनिंग से पूछा है, कथन कारण। तो कथन है, अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान, अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में अधिसंज्ञान एक वर्ड आया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, और मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया हुआ था। देखिए, डिटेल में मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स को समझाती हूँ जो क्वेश्चन आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो मेटाकॉग्निशन आपको अगर प्रीवियस जो हमने 7 वाला प्रैक्टिस सेट लगाया था, आई थिंक उसमें क्लियर करा था मैंने। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। अधिसंज्ञान का मतलब ही ये होता है कि सोचने के बारे में भी सोचना। जैसे बच्चे ने कोई चीज़ सीखी है, उसके बारे में वो फिर से सोचेगा कि मैंने जो चीज़ सीखी है वो सही है या फिर नहीं है। तो यही यहाँ पर कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, और इसका कारण भी सही है कि जो आपका मेटाकॉग्निशन होता है, तो ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में वो मदद करता है। क्योंकि जैसे अभी आपने नॉलेज ली, आपने सीखा कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है सपोज, उसके बाद आप फिर बाद में सोचेंगे कि मैंने सीखा था कि मेटाकॉग्निशन मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नोइंग अबाउट नोइंग, जो मैंने सोचा उसके बारे में भी सोचना। तो मैंने जो मेटाकॉग्निशन के बारे में सीखा, क्या वो सही सीखा या फिर नहीं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो यही होता है आपका मेटाकॉग्निशन, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। जी बिल्कुल करता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावी है? प्रभावी विधि आपसे पूछी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रटकर याद करना। जी नहीं, कभी भी बच्चों को रटने के लिए नहीं देना है,
क्योंकि उससे अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा बल्कि रटंत विद्या हो जाएगी वो। जैसे आज आपने कहा बच्चों से कि हम कल कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप रट करके ले आना, तो बच्चे रट करके ले आएंगे और दूसरे दिन उसको वो भूल जाएंगे टीचर को सुनाने के बाद। ऐसे ही निष्क्रिय श्रवण, ये भी बाहर हो जाएगा। क्यों? निष्क्रिय श्रवण मतलब होता है कि निष्क्रिय रूप से सुनना। जैसे टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे एक्टिव नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं, निष्क्रिय हैं, उनका मन नहीं है उस चीज़ में, तो वो आपका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हो पाएगा। ड्रिल और बार बार अभ्यास और ड्रिल, ये भी आपकी नेगेटिव चीज़ है। कहने का मतलब है इसमें बार बार रटाया जाता है, बार बार याद कराया जाता है। सबसे बेस्ट है आपका थर्ड ऑप्शन, संयोजन के माध्यम से समझना। ठीक है, संयोजन करके बच्चे समझेंगे, ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं, तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए? जी नहीं। विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं की रचना करने के लिए दंडित करना है। मैंने आपको बोला है जिस भी ऑप्शन में आपको दिखता है बच्चों को दंड दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है, मारपीट करी जा रही है, तो वो सब आपके बाहर हो जाएंगे। थर्ड है, विद्यार्थियों को ऐसी पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनके अनुरूप बना करके पढ़ाइए, उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाइए। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यात्मक समझ मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनकी समझ में आ जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं संप्रत्यात्मक समझ। पहला है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे संबंध करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सब आपका एकदम पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि देखिए बच्चों ने जो चीज़ ऑलरेडी सीखी है, पूर्व ज्ञान जो है बच्चों के पास, उससे कनेक्ट करके आप अगर पढ़ाएंगे तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी बच्चे का रिवीजन होगा, साथ में आप जो न्यू नॉलेज बच्चे को देना चाह रहे हैं वो भी उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमको राइट ऑप्शन मिल गया है, तो अदर ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता है? पहला है, प्रश्नों का उत्तर देने के निश्चित चरण हैं, जैसे कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर उत्तर का लिखा जाना, विद्यार्थियों द्वारा ज्यों का त्यों नकल उतारना। जी नहीं, आप सीधे सीधे लिख दे रहे हैं और बच्चे जो हैं सीधे उस चीज़ को छाप ले रहे हैं अपनी नोटबुक में, तो ये आपका सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक क्लासरूम बोला है और रचनात्मक संरचनावादी सामाजिक, इस सब का मतलब होता है कि जहाँ पर बच्चे खुद से किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हों। ठीक है। सेकंड है, किसी समस्या तक पहुँचने और उसका समाधान निकालने की केवल एक ही प्रक्रिया पर जोर देना। जी नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण में बच्चों ने सोचना है। थर्ड है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण पर जोर दें, यानी कि वही रटंत प्रणाली यहाँ पर भी हो गई कि बार बार उनको रटवाया जा रहा है, स्मरण करवाया जा रहा है और चुपचाप सुनने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी आपका बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करने को कहना बच्चों से, और ग्रुप में बच्चे एक दूसरे की सहायता से समस्या का समाधान खुद ही खोज लेंगे, और इसी को बोलते हैं एक संरचनावादी कक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।